हेलो प्यारे बच्चों, हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं जो कि 15वीं शताब्दी में यूरोप की क्या राजनीतिक स्थिति थी। हम लोगों ने जो पिछली स्लाइड्स पढ़ी उनमें फ्यूडल व्यवस्था यानी सामंतवादी व्यवस्था तक पूरा पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं पोप और चर्च की शक्ति। पोप आप जानते हैं रोमन कैथोलिक चर्च का प्रमुख था, हेड था, और चर्च पूरा जो है वो स्थल होता था जहाँ पर पूजा पाठ होती थी ईसाई संप्रदाय के लोगों की। रोमन कैथोलिक चर्च का रोमन कैथोलिक चर्च का राजनीतिक मामलों में गहरा हस्तक्षेप था। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि राजा को गद्दी पर बैठाने से लेकर हटाने तक पूरा हस्तक्षेप पोप अपने हाथ में रखता था। पोप को यूरोप में नैतिक और धार्मिक सत्ता प्राप्त थी। तो धार्मिक मामलों में तो पोप सर्वोपरि था ही। सातों संस्कार पोप के द्वारा होते थे या ईसाई संप्रदाय के जो प्रमुख थे उनके द्वारा होते थे। और नैतिक मतलब लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे उन्हें रहना चाहिए, किस प्रकार का उनका भाषा होना चाहिए, किस प्रकार की वेशभूषा होनी चाहिए, किस प्रकार का खान पान होना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार रखना चाहिए समाज में। इस प्रकार की नैतिक व्यवस्था भी पूरी तरीके से पोप के हाथों में थी। कभी कभी पोप और सम्राटों के बीच संघर्ष होता था अपनी अपनी सत्ता को लेकर कि कौन ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, राजा या पोप। इन दोनों को लेकर के जो है पोप और सम्राट में संघर्ष होता था। शक्ति संघर्ष और युद्ध। शक्ति संघर्ष मतलब राजाओं द्वारा संघर्ष या शक्ति जिसके पास पावर थी उनका संघर्ष, और कौन कौन से युद्ध हुए। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध समाप्त हो रहा था। 15वीं शताब्दी तक आते आते ये 1337 से लेकर 1453 तक का समय था। तो यानी 15वीं शताब्दी यहाँ चल रही थी, ये युद्ध समाप्त हो रहा था। इसमें सामंत वर्ग का बहुत पतन हुआ था, ये पहले ही हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि इन दोनों युद्धों में सामंतों शासक तो थे ही, लेकिन सामंत युद्ध लड़े थे एक दूसरे के खिलाफ। तो सामंत व्यवस्था इन युद्धों से चरमरा गई थी, सामंतों का पतन हुआ था। तो आपको मालूम ही है कि 15वीं शताब्दी किसको कहते हैं। 1401 से लेकर 1500 तक का जो समय होता है उसको 15वीं शताब्दी कहते हैं। इबेरियन प्रायद्वीप में रिक्वानकिस्टा चल रही थी। इबेरियन प्रायद्वीप मतलब आपका स्पेन में जो दो राजवंश थे ना, कैस्टिल और अरागान, जिसके राजा फर्डिनेंड और इसाबेला थे। तो इन्होंने आपस में विवाह कर लिया था स्पेन के इन दो वंश के राजाओं ने, और वहाँ पर रिक्वानकिस्टा यानी कि जो मूर मुस्लिम थे उनको हटाने के लिए संघर्ष चल रहा था काफ़ी लंबे समय से। तो इन्होंने अपने आखिरी जो इनका जहाँ पर मुस्लिम लोग थे उसको ग्रेनेडा, उसमें मुस्लिमों को हटा करके हरा करके जो है रिक्वानकिस्टा को पूरा किया था। ईसाई राज्य मुस्लिम शासकों से स्पेन पुनः प्राप्त कर रहे थे। तो जो स्पेन के जो मूल निवासी थे, वो मतलब जो स्पेन के लोग थे वो ईसाई थे, और मुस्लिम शासकों को हटा रहे थे और पुनः स्पेन को प्राप्त कर रहे थे। तो इसको रिक्वानक्विस्टा कहा जाता है। इटली में स्वतंत्र शहर जैसे कि वेनिस, फ्लोरेंस आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे थे। इटली के जो शहर थे वेनिस, फ्लोरेंस, ये बहुत विकसित होते जा रहे थे, और जब कोई दो शहर विकसित हो जाते हैं तो आपस में फिर उनमें कंपटीशन शुरू हो जाता है कि मैं बड़ा, मेरे यहाँ ज़्यादा अच्छा सामान बन रहा है कि तुम्हारे यहाँ ज़्यादा, मेरे यहाँ कला ज़्यादा अच्छी है कि तुम्हारे यहाँ कला अच्छी है, मेरे यहाँ के लोग ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, ज़्यादा संस्कारों को मानने वाले हैं कि आपके यहाँ के लोग मानने वाले हैं। तो इस तरीके से इटली में स्वतंत्र शहर जो थे वो आपस में संघर्ष कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा करने लगे थे। विचारों में परिवर्तन की शुरुआत। इस काल में यानी 15वीं शताब्दी तक आते आते लोगों के विचारों में परिवर्तन शुरू हो गया था। पुनर्जागरण आ रहा था यूरोप में 15वीं शताब्दी के बाद। जैसे ही आएगा तो पुनर्जागरण, फिर से यूरोप जागेगा और धर्म के मामलों से थोड़ा सा निकलेगा बाहर। पोप और धर्म और रोमन कैथोलिक चर्च इन सब के मुद्दों से थोड़ा बाहर निकलेगा
तो पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी, जिससे राजनीतिक सोच में भी बदलाव आने लगे थे। अब लोगों की सोच में और राजाओं की सोच में भी बदलाव आने लगे थे। अब धर्म प्रधान नहीं रह गई थी वहाँ की सोच। लोगों ने धर्म के बजाय मानवता के लिए कार्य होना चाहिए, अंधविश्वास, जादू टोना, छुआछूत, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इंसान सर्वोपरि होना चाहिए और तर्क को महत्व देना शुरू कर दिया था। मतलब अपनी बुद्धि लगानी शुरू कर दी थी। अब पहले ये होता था जो चर्च कहता था उसी को ही सही माना जाता था, चर्च ने जो कह दिया वो ही सही है। लेकिन अब लोग अपना अपना तर्क लगाने शुरू कर दिए थे, सिर्फ आंख बंद करके चर्च की बातों पर भरोसा नहीं करते थे। विचारों में परिवर्तन क्यों आया? प्रारंभिक 15वीं शताब्दी में यूरोप मध्यकाल से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था। तो जो 15वीं शताब्दी का काल था वो मध्यकाल का था और 15वीं शताब्दी से विचारों में परिवर्तन हो रहा था। तो विचारों में जब परिवर्तन होगा और कई नए जो है आविष्कार हो रहे थे, जैसे छापाखाना हमने आपको बताया। तो छापाखाना आने से पहले लैटिन भाषा लोगों को समझ में नहीं आती थी, अब उनकी लोकल लैंग्वेज में या अंग्रेजी भाषा में किताबें छपने लगी, बाइबल छपने लगी, तो अपने हिसाब से लोग उसका अनुवाद निकालने लगे, तर्क निकालने लगे। कई आविष्कार और भी हुए। पहले ऐसा माना जाता था ईसाई धर्म में कि जो है सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है, लेकिन जब आविष्कार हुए तो पता चला यहाँ के विचारकों ने ये विचार रखा कि सूर्य नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और समुद्र की खोजें हुई, समुद्र यात्राएं हुई, तो जिसके कारण से नए नए देशों के साथ इनका मेल मिलाप हुआ, तो वहाँ की लोगों के विचार से ये परिचित हुए। तो अब यूरोप जो है आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था। सामंतवाद हमने आपको बता दिया, जमींदारी और जागीरदारी व्यवस्था, चर्च का नियंत्रण और पारंपरिक धार्मिक विचारों में विश्वास कमज़ोर होने लगा था। अब लोगों का विचार मानववाद पर ज़्यादा आने लगा था। ये पारंपरिक और धार्मिक विचार से लोग बाहर निकलने लगे थे। लोग तर्क, अनुभव और मानवीय क्षमता की ओर आकर्षित होने लगे थे। तो अपना तर्क लगाते थे, अपने अनुभव से बात करते थे। अकेला ऐसा नहीं था कि जो रोमन कैथोलिक चर्च ने या पोप ने या ईसाई धर्म के लोगों ने, जो या चर्च के पादरियों ने जो कुछ भी कह दिया उसको सही माना जाता था। अब लोग अपने तरीके से जो देखते थे उस पर तर्क लगाते थे। यही परिवर्तन आगे चलकर पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार और आधुनिक विज्ञान का आधार बना। तो यही सब जब कुछ समाज में चलता रहा, इससे यूरोप में क्या आया? पुनर्जागरण आया, फिर से जागरण आया। फिर से यूरोप जागा और चर्च और रोमन कैथोलिक जो धर्म इनका वो था, संप्रदाय था, उससे ये बाहर निकले और एक नया इनका कई नए पंथ बने, जिसमें आपका प्रोटेस्टेंट है, एंग्लिकनवाद है। इस तरीके से काफ़ी सारे सुधार हुए, धार्मिक सुधार हुए, धार्मिक पंथ बने। किसके विरोध में? रोमन कैथोलिक के विरोध में। आधुनिक विज्ञान का भी आधार बना। छापाखाने का हुआ, कुतुबनुमा समुद्र में जब यात्रा होती थी तो किस दिशा की तरफ जा रहे हैं वो कुतुबनुमा बताया करती थी। बड़े बड़े जहाज़ों का आविष्कार हुआ, जिससे लोग एक दुनिया से दूसरी दुनिया से, मतलब पृथ्वी गोल है और यूरोप के लोग एशिया के लोगों से भारत जैसे देशों में आ सके, अमेरिका जैसे देशों को जा सके। तो ये विज्ञान की बदौलत ही हुआ। अभी विचारों में बदलाव आने वाले कारक, पहले हमने क्या पढ़ा? विचारों में परिवर्तन क्यों? विचारों में आने वाले कारक क्या थे? क्या कारण थे जिनके कारण विचारों में बदलाव आया? काला प्लेग, हमने आपको बताया था कि एक काला प्लेग आया था यूरोप पे, जिसमें मृत्यु और जीवन की प्रकृति पर प्रश्न उठाए। रोमन कैथोलिक चर्च लोगों को ना तो बचा पाया ना ही जीवन दे पाया। तो अब लोगों का ध्यान गया कि नहीं, प्रकृति सबसे शक्तिशाली है और एक ना एक दिन मनुष्य को मरना ही है और हम चाहे जितना भी धार्मिक कार्य कर लें और ख़त्म होना ही है इंसान को। तो ये इन सब चीज़ों से मनुष्य की सोच में बदलाव आया। शहरीकरण, व्यापार से नए विचारों और संस्कृतियों से संपर्क बढ़ा। शहरीकरण हुआ, नए नए शहर बसे। शहर जब बसे तो लोगों में जो है गांव का जो एटमॉस्फेयर था वो जो बहुत सीमित था, दिमागी सोच बहुत सीमित थी। तो शहरीकरण में जब वो आए तो उन्होंने नए नए बिल्डिंग्स बनी लोगों के रहने के लिए,
खेलने के लिए, कूदने के लिए अनेक प्रकार के बाज़ार बने और व्यापार एक देश से दूसरे देश का हुआ। तो व्यापार ही नहीं होता, जब व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो दूसरे व्यापारी से मिलता है तो कुछ ना कुछ बात तो होती ही है, बातों से नए विचार निकल के आते हैं। और संस्कृतियाँ, हमारे यहाँ संस्कृति कैसी, भारत की संस्कृति कैसी है, चाइना की संस्कृति कैसी है, अमेरिका की संस्कृति कैसी है, इस प्रकार से लोगों को व्यापार के माध्यम से और शहरीकरण के माध्यम से, क्योंकि जो व्यापारी थे वो शहर में व्यापार करने आते थे, तो इनसे जो है संपर्क बढ़ा और विचारों में बदलाव आया। छापा खाना यानी प्रेस, हमने आपको बता दिया था, छापे खाने से ज्ञान को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकता है, मौखिक तौर पर बता सकता है, लेकिन और ज़्यादा किस तरीके से बता सकता है, वो अपनी किताब में छपवा सकता है। हम तक ज्ञान कैसे पहुंचता है, किसी सब्जेक्ट की नॉलेज कैसे पहुंचती है, क्योंकि हमारे पास छपी हुई पुस्तकें होती हैं। अब तो आजकल नया ज़माना है यूट्यूब से और लाइव स्ट्रीमिंग से या वीडियो रिकॉर्डिंग से, जैसे कि हम आप अभी यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, इस तरीके से होता है। लेकिन छापा खाना पहले बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जिसमें कई पुस्तकें छपती थी और ये लोगों तक बांटी जाती थी, जिससे ज्ञान फैलता था। प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और सामाजिक संकटों ने लोगों को धर्म से परे सोचने पर मजबूर किया। तो लोग पहले धर्म के बारे में कि गॉड 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 सिर्फ इसके बारे में ही विचार करते थे, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाएं आई, युद्ध हुए, युद्ध में लोग मरे, सामाजिक संकट आए कई तरीके से, तो धर्म के अलावा भी लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अकेले सिर्फ धर्म ही हमको नहीं बचा सकता, हमको बहुत सी बातें अपने आप में ही सोच कर रखनी होंगी, अपने आप को उस सामाजिक पार्टी में या उस तरीके से ढालना पड़ेगा, अकेले हम धर्म के भरोसे बैठकर नहीं रह सकते। मध्यकालीन बनाम नव विचार, मध्यकाल के विचार और जो वहाँ पर पुनर्जागरण आ रहा था उसके विचार। विषय मध्यकालीन सोच, 15वीं सदी के प्रारंभिक बदलाव। तो टॉपिक जो था उसमें मध्यकाल में मध्ययुगीन सोच थी और आधुनिक काल में 15वीं सदी के प्रारंभिक बदलाव थे। ज्ञान, किस प्रकार का ज्ञान था मध्यकाल में? तो मध्यकाल में चर्च आधारित था, चर्च के द्वारा ही पूरा ज्ञान दिया जा रहा था, चर्च पर ही पूरा ज्ञान दिया जा रहा था और चर्च से ही होकर पूरा ज्ञान निकल रहा था। ईसा मसीह, उनके शिष्य और चर्च में जो लोग थे वो अपने हिसाब से भाषा को बदलते रहते थे, तोड़ते रहते थे। अब जो 15वीं शताब्दी में आ रहा था वो अनुभव के आधार पर ज्ञान आ रहा था, तर्क के आधार पर ज्ञान आ रहा था। लोग अनुभव कर रहे थे अपने जीवन में जिस चीज़ को, उससे ज्ञान ले रहे थे। मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हुई और चर्च की तरफ से कोई आया और उसका तिलक करके चला गया, लेकिन वो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कोई जड़ी बूटी या कोई मेडिसिन्स उसको दी व्यक्ति को और वो ठीक हो गया। तो ये अनुभव से, ठीक है, उसने अपना अनुभव लगाया, उसने कुछ रिसर्च की, है ना, तो इससे वो व्यक्ति ठीक हो गया। शिक्षा कैसी थी? मध्यकाल में केवल धर्मशास्त्र, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, सिर्फ बाइबल और ईसा मसीह से जुड़े हुए ज्ञान को ही दिया जाता था। लेकिन इस काल में मानविकी शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, यानी मनुष्य से संबंधित शिक्षा, जैसे इतिहास, भूगोल, धर्म, अर्थशास्त्र, है ना, तो जिसमें मनुष्य की भलाई हो उस प्रकार की शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। कला किस प्रकार से थी? धर्म केंद्रित थी। जो भी कला होती थी वह ईसा मसीह, मरियम मैरी और उनके जो देवदूत थे उनके संबंध में ही मूर्तियाँ बनती थी, उनके संबंध की ही कला थी, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, किसी प्रकार की भी कला हो या स्थापत्य कला हो, वो धर्म केंद्रित थी। और 15वीं शताब्दी के बाद ये यथार्थ पर टिकी हुई थी, सच्चाई पर। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसकी उसी प्रकार से पेंटिंग बनाई गई है, कोई माँ अपने बच्चे को खिला रही है तो उसकी उस प्रकार से पेंटिंग बनाई गई है, कोई हिरण हिचकोले खा रहा है, दौड़ रहा है,
तो उसकी उस प्रकार से पेंटिंग बनाई गई है। प्रकृति की पेंटिंग बनाई गई है, फूल पत्ते, इंसानों की पेंटिंग्स बनाई गई हैं, मानव शरीर की पेंटिंग्स बनाई गई हैं। सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं रही कि ईसा मसीह और उनके शिष्यों की पेंटिंग बनाई जाए। जीवन किस प्रकार था? परलोक पर केंद्रित था। इस मध्यकाल में जो जीवन था ये माना जाता था कि तुम अपना परलोक सुधार लो। सिर्फ एक ही बात पर केंद्रित था कि परलोक को सुधारो, परलोक को सुधारो, ऐसे कर्म करो कि परलोक को सुधारो। और इस काल में इस जीवन का महत्व था। जो वर्तमान जीवन आप जी रहे हैं वो कैसा आप जीते हैं, इसका महत्व था। प्रारंभिक बुद्धिजीवी और प्रवृत्तियाँ। उस समय के प्रारंभिक बुद्धिजीवी कौन थे और उनकी क्या प्रवृत्तियाँ थी? पेट्रॉर्क को मानववाद का जनक माना जाता है। तो आपको मालूम है पुनर्जागरण काल में धर्म से संबंधित चीज़ें गौड़ हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, और मानववाद यानी कि इंसान सबसे प्रमुख है, इंसान ही है सबसे प्रमुख, ये बात को माना गया और पेट्रार्क को मानववाद का जनक माना गया। शिक्षा और ज्ञान अब मनुष्य और समाज को केंद्र में रखकर दी जाने लगी। जो शिक्षा दी जाती थी अब वह धर्म के आधार पर ना होकर, हमने आप पहले भी बताया, मनुष्य और समाज को क्या शिक्षा की ज़रूरत है? समाज को चाहिए कि इतिहास पढ़े अपना पुराना, समाज को चाहिए कि भूगोल पर्यावरण पढ़े, समाज को चाहिए कि मैथ के बारे में जानकारी हो, साइंस के बारे में जानकारी हो। तो इस प्रकार की शिक्षा अब दी जाने लगी थी। यूनानी रोमन ग्रंथों की पुनः खोज और अनुवाद शुरू हुए। ऐसा माना जाता था कि यूनानी और रोमन ग्रंथ जो थे वह बहुत विकसित अवस्था में थे। उनमें जो ज्ञान दिया गया था वो मानववाद पर आधारित था। उनमें गणित का ज्ञान था, उनमें खगोल विद्या का ज्ञान था, वो धर्म आधारित नहीं थे। प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रंथ, उनकी खोज फिर से शुरू हुई और उनका चूँकि अब ट्रांसलेटर, पहले वो भी लैटिन भाषा में लिखे हुए थे लेकिन अब उनका भी अनुवाद अंग्रेजी भाषा में शुरू हुआ और छापे खाने आ गए थे। तो छापे खाने से वह अनुवाद पुस्तकें घर घर तक पहुंचने लगी। विश्वविद्यालय स्कूलों में गणित, खगोल शास्त्र, भाषा और दर्शन पढ़ाया जाने लगा। अब ये विषय विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने लगे थे। निष्कर्ष क्या निकलता है? परिवर्तन की दिशा। प्रारंभिक 15वीं शताब्दी विचारों में परिवर्तन का बीज बोने वाला काल था। तो प्रारंभिक 15वीं शताब्दी, तो जिसकी हम बात कर रहे हैं 1400 से लेकर 1401 से लेकर के 1500 तक का जो समय था वो 15वीं शताब्दी आता है। तो 1425-26 तक का जो प्रारंभिक समय था वह विचारों में परिवर्तन, अब लोगों के विचारों में परिवर्तन हो रहा था। अब वह रोमन कैथोलिक चर्च और ईसाई जगत पर ही पूरी तरह या पोप पर ही पूरी तरह केंद्रित नहीं होना चाहते थे। यह काल मध्ययुगीन अंधविश्वासों के विरुद्ध जागरूकता का प्रारंभिक चरण था। उस समय जब यूरोप में 15वीं शताब्दी से पहले यूरोप में बहुत अंधविश्वास, जादू टोना, छुआछूत जैसी बातें समाज में प्रचलित थी, तो उसके विरुद्ध ये एक जागरूकता का चरण था। जागरूकता अब फैल रही थी कि ये सब बातें बेकार की हैं। आगे चलकर यही बदलाव पुनर्जागरण, वैज्ञानिक क्रांति और प्रबोधन काल, इनलाइटमेंट की ओर ले गए। तो ये सब बदलाव होने से क्या हुआ? आगे चलकर पुनर्जागरण आता है, वैज्ञानिक क्रांति होती है और प्रबोधन काल यानी कि रोमन कैथोलिक चर्च में भी जो बुराइयां थी उनको हटाने का दौर अब शुरू होता है। अब मनुष्य खुद सोचने, प्रश्न करने और जानने लगा था। यही था नया युग। नए युग की परिभाषा क्या है? पुराने समय में तो चर्च जो कहता था उसको वही वो मानता था, उसको ज़्यादा सोचने की आज़ादी नहीं थी। सोचता भी था तो उसका दमन कर दिया जाता था। लेकिन अब मनुष्य खुद सोचने लगा, प्रश्न करने लगा। चर्च से भी प्रश्न करता था कि भैया ये काले प्लेग में तुमने इतने सारे लोगों को क्यों नहीं बचा पाए? तुम्हारे पास अगर पवित्र जल था तो तुम क्यों नहीं बचा पाए? और जानने लगा था। उसको अपेक्षा होने लगी थी कि नहीं, सब कुछ रोमन कैथोलिक चर्च नहीं कर सकता है, लोगों का जीवन नहीं बचा सकता है। अब एक नया कोई रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा। सैन्य और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन। इस काल में सैन्य और प्रौद्योगिकी, सैन्य मतलब सेना से जुड़ी हुई चीज़ें और प्रौद्योगिकी मतलब आविष्कार, ठीक है। प्रौद्योगिकी मतलब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इसमें जो आविष्कार हो रहे थे उसमें क्या क्या परिवर्तन आया। बारूद और तोपों जैसे नए हथियारों के आविष्कार ने सामंतों के किले और उनकी सैन्य शक्ति को अप्रभावी बना दिया। पहले सामंत बड़े बड़े किलों में रहते थे, अपने पास बहुत शक्ति रखते थे, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, इस प्रकार की चीज़ें बहुत रखी जाती थी।
सामंतों द्वारा, और उसी से राजा को वो दबाते थे। लेकिन राजाओं के पास जब से बारूद और तोपें आ गई तो अब सामंत कमज़ोर हो गए, या नए हथियार आ गए तो उससे सामंत कमज़ोर हो गए। बारूद ने क्या था, दूर से ही आप उसको चला दो तो उनके किले ढह जाते थे। तोप में रख करके एक बारूद का गोला लगा दिया तो चला दिया तो दूर सामंत का जो किला था वह ढह जाता था। तो इस प्रकार से सामंतों के हाथ में ये आविष्कार नहीं लगे थे, राजाओं के हाथ में लगे थे, तो सामंतों की शक्ति अप्रभावी हो गई, ज़्यादा प्रभावी नहीं रह गया। इससे राजाओं के लिए राष्ट्रीय सेनाएं बनाना और सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करना आसान हो गया। क्योंकि बारूद और तोप अब राजाओं के हाथ में लग गई थी, इससे राजाओं ने सेना बनाना, अपने खुद की सेना बनाना आसान हो गया। और सामंतों पर अगर कोई सामंत विद्रोह करता था तो राजा उसके खिलाफ बारूद और तोपों जैसे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता था। सैन्य और तकनीकी परिवर्तन क्यों आवश्यक थे? क्यों जरूरी थे कि सेना में और तकनीकी में परिवर्तन हो? 15वीं सदी की शुरुआत में यूरोप लगातार युद्धों और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। जैसा कि हमने देखा 100 वर्षीय युद्ध है, या गुलाब के फूलों का युद्ध है, या स्पेन में जो रिक्वेस्टाइन जो हो रहा था, मूर मुस्लिम को ईसाई लोग हटा रहे थे, भगा रहे थे, तो इससे राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था यूरोप। मतलब राजनीति में स्थिरता नहीं थी, अस्थिरता थी। कभी किसी राजा को बैठा दिया गया, कभी किसी को हटा दिया गया। 100 वर्षीय युद्ध जैसे संघर्षों ने पारंपरिक सैन्य संरचना को चुनौती दी। यूरोप में 100 साल का युद्ध हुआ, और युद्ध किस तरीके से हुआ, वही तलवार और भाला इस तरीके से हुआ, तो इसमें बहुत नुकसान हुआ, सैनिक बहुत मरे, और सामंतवादों का भी बहुत नुकसान हुआ, सामंतों का भी बहुत नुकसान हुआ, लोगों का बहुत नुकसान हुआ, लोग बहुत ज़्यादा क्षति हुई। तो ये अब ये सोचा जाने लगा कि ये पारंपरिक सैन्य संरचना जो है, ये तलवार से लड़ना और तीर से लड़ना, ये ज़्यादा प्रभावी नहीं है, तो इसको अब ख़त्म किया जाना चाहिए, कुछ नया टेक्निक होना चाहिए। किलेबंदी, धनुषधारी सेना और घुड़सवार योद्धा अब धीरे धीरे अप्रभावी साबित होने लगे थे। किलेबंदी करना, किले को घेर लेना, धनुषधारी सेना रखना और घुड़सवार योद्धा अब धीरे धीरे अप्रभावी, ज़्यादा प्रभावी साबित नहीं होते थे। इसलिए नए तकनीकी आविष्कारों और रणनीति बदलावों पर जरूरत पड़ी। बारूद और तोपों का आगमन। बारूद का प्रयोग अब युद्धों में होने लगा। तोपों का प्रयोग किले और दीवारों को ध्वस्त करने के लिए होने लगा। इससे मध्यकालीन किलों और किलेबंदी की सैन्य उपयोगिता में गिरावट आई। इससे राजाओं को अधिक नियंत्रण और नवीन सैन्य शक्ति मिली। राजाओं को क्या हुआ, राजाओं को जब ये सब चीज़ें मिल गई तो उनका नियंत्रण मजबूत हो गया और सेना भी उनकी मजबूत हो गई। पेशेवर सेनाओं का विकास। पहले सामंत योद्धा और जागीरदारों की सेनाएं युद्ध लड़ती थी। जैसा कि हम पहले की स्लाइड्स में देख चुके हैं कि सामंत और जागीरदारों की सेनाएं राजा के साथ युद्ध लड़ने जाती थी। अब राजाओं ने नियमित और प्रशिक्षित पेशेवर सेनाएं रखना शुरू कर दी थी। इससे राजतंत्र स्वतंत्र और शक्तिशाली हुआ। राजतंत्र यानी मजबूत होना शुरू हुआ जब राजाओं ने अपनी मजबूत सेना रखना शुरू कर दी, और सामंतवाद का पतन होना शुरू हो गया। वेतनभोगी सैनिकों के साथ युद्ध का तरीका अधिक संगठित और अनुशासित हो गया। वेतनभोगी सैनिक यानी जिन सैनिकों को वेतन दिया जाता था के साथ युद्ध का तरीका, जो सैनिक वेतन देकर लड़ते थे उनके साथ युद्ध करने का तरीका अब बहुत अधिक संगठित हो गया, अनुशासित हो गया। क्योंकि सरकार सैनिकों को वेतन देती थी तो वो अब सरकार के ही मुलाजिम समझे जाने लगे, राज्य के सैनिक समझे जाने लगे। नई तकनीकों और हथियारों का प्रयोग। कौन कौन से नए हथियार थे? लंबे धनुष, क्रॉसबो जैसे हथियार अब अधिक प्रभावी हो गए थे। घुड़सवार सेना की जगह अब पैदल सैनिकों और धनुषधारियों ने लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि कोई धनुष चले और घोड़े को लग जाए तो फिर दिक्कत होती थी। तो अब पैदल सैनिक और धनुषधारियों ने घुड़सवारों की जगह हो गए। धातु कवच अधिक भारी और प्रभावी बनाया गया। जो कवच होता था, राजा आपने युद्धों में देखा होगा, कोई फिल्म देखी होगी, तो कवच टाइप का पहने रहते थे, सर पे एक हेलमेट टाइप का होता था, सामने भी कवच होते थे। अब वो और ज़्यादा भारी और
अधिक ऐसे धातु से बनाए जा रहे थे जिसमें नुकसान राजा को कम से कम हो या सैनिकों को कम से कम हो। समुद्री शक्ति के लिए नवीन जहाज निर्माण तकनीकें उभरी जिससे उपनिवेशों की खोज संभव हुई। स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों ने समुद्री मार्ग से भारत और अमेरिका जैसे देशों की खोज की। भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजा कि यूरोप से भारत कैसे समुद्र मार्ग से, स्थल मार्ग की जगह समुद्र मार्ग से कैसे पहुंचा जा सकता है, उसकी खोज की। लेकिन वो खोज कैसे हो पाई? जब नए नए जहाज़ों का निर्माण हुआ, अच्छी तकनीकी के जहाज़ों का निर्माण हुआ जो कि समुद्र में लंबे समय तक टिक सकें। शक्ति का केंद्रीकरण और युद्ध की नई दिशा। सैन्य तकनीकी विकास ने राजाओं को सामंतों पर निर्भरता से मुक्त किया। हम लोगों ने देखा कि जब राजाओं की सैन्य तकनीकी बढ़ गई तो राजा सामंतों पर निर्भरता खत्म हो गई। युद्ध अब लंबी योजना, संसाधनों और तकनीकी पर निर्भर होने लगा। योजनाएं बनाती जाती थी, प्लान बनाया जाता था, संसाधन इकट्ठे किए जाते थे और तकनीकी पर निर्भर होते थे। इससे राज्यों का केंद्रीकरण और आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा विकसित हुई। इन परिवर्तनों ने यूरोप को पुनर्जागरण और खोज युग की ओर अग्रसर किया। ये सब जब चीज़ें हुई तो यूरोप फिर से पुनर्जागरण की तरफ आगे बढ़ा। ऑटोमन साम्राज्य का उदय, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यूरोप में पुनर्जागरण आने का और 14वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य का उदय। पूर्व में ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। पूर्व मतलब एशिया के ये पूर्वी हिस्सा जो है, यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। 1453 यानी 15वीं शताब्दी की ही बात है में कॉन्स्टेंटिनोपल पर, ये कॉन्स्टेंटिनोपल है आपका, ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, पर बिजेंटाइन साम्राज्य के अंत और ऑटोमन शक्ति के उत्थान का प्रतीक था। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन, इसका पतन हो गया था। किसने किया था? ऑटोमन साम्राज्य ने। ऑटोमन साम्राज्य मुस्लिम शासक थे और इन्होंने इस एरिया पर, सीधी सीधी बात है, इसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे। ये बेजेंटाइन साम्राज्य था, ये पूरा क्या था? बेजेंटाइन साम्राज्य था। इसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल, शायद ये है कॉन्स्टेंटिनोपल। ये पूरा क्या है? बेजेंटाइन साम्राज्य है। ये एशिया और यूरोप से जोड़ता था, बेजेंटाइन साम्राज्य। इसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल और इस पर अटैक कर दिया था ऑटोमन साम्राज्य ने, मुस्लिम शासकों ने। और पूरा यूरोप से एशिया जाने वाले रास्ते, ये यूरोप है, यहाँ एशिया है, तो इसके रास्ते को रोक दिया था, ब्लॉक कर दिया था। और इसके कारण यूरोप की राजनीति पर बहुत असर पड़ा था। अब फिर स्पेन और पुर्तगाल को जो है समुद्री मार्ग से नए रास्तों की खोज की थी, जिसमें पुर्तगाल अमेरिका पहुंचा था और स्पेन भारत आया था समुद्री मार्ग से। तो ये है कॉन्स्टेंटिनोपल, नहीं सॉरी, ऑटोमन साम्राज्य नहीं, माफ़ कीजिएगा, बेजेंटाइन साम्राज्य है ये, ठीक है। और कॉन्स्टेंटिनोपल इसकी राजधानी थी और ऑटोमन साम्राज्य ने इस पर अटैक किया था। तो ऑटोमन साम्राज्य का उदय होता है यूरोप में और ये मुस्लिम थे, धीरे धीरे पूरे एरिया पर कब्जा कर लिए। तो यहाँ के जो विद्वान लोग थे वो भागकर कहाँ गए? अपने ग्रंथ वगैरह लेकर के वो गए इटली, और इटली में ही बस करके फिर उनको यहाँ का एटमॉस्फेयर मिला, ऐसा एटमॉस्फेयर मिला कि वो अच्छा मतलब पढ़ सकते हैं और पुराने ग्रंथों से यहाँ के लोगों का परिचय हुआ। तो फिर इटली को ही पुनर्जागरण का केंद्र माना जाता है। थोड़ा सा ऑटोमन साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना, ऑटोमन साम्राज्य क्या था? जिसने इस पर कब्जा किया था, कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया था ऑटोमन साम्राज्य ने। ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना 1299 में उस्मान प्रथम द्वारा की गई थी। यह एक तुर्की मुस्लिम शक्ति थी। ऑटोमन साम्राज्य शक्ति थी तुर्की मुस्लिम, जिसने वर्तमान तुर्की क्षेत्र से अपने विस्तार की शुरुआत की थी। तुर्की से ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गए? यूरोप तक पहुँच गए थे। यूरोप में कहाँ तक पहुँच गए थे? आपके कॉन्स्टेंटिनोपल तक पहुँच गए थे। ये तुर्की से आते आते ये
कॉन्स्टेंटिनोपल तक पूरा इन्होंने कब्जा कर लिया था। 14वीं शताब्दी के अंत तक ऑटोमन साम्राज्य बाल्कन, एशिया माइनर और वेजेंटाइन क्षेत्रों में प्रभावशाली बन चुका था। तो 14वीं शताब्दी तक आते आते इन क्षेत्रों में जो लाल क्षेत्र आप देख रहे हैं, इनमें ये प्रभावशाली हो गया था, अपना प्रभाव इसने बढ़ा लिया था। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यह साम्राज्य यूरोप और एशिया के संगम पर एक बढ़ती हुई सैन्य और राजनीतिक शक्ति बन चुका था। तो 15वीं शताब्दी आते आते इसने इतना पूरा एरिया कवर कर लिया कि यूरोप और एशिया के जाने वाले रास्ते पर इसने कब्जा कर लिया। बिजेंटीन साम्राज्य पर दबाव। ऑटोमन सेना ने कॉन्स्टेंटिनोपल को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। तो ऑटोमन साम्राज्य ने ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, उसको पहले चारों ओर से घेरना शुरू किया। 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बिजेंटाइन साम्राज्य केवल राजधानी तक ही सीमित रह गया था, सिर्फ यहाँ तक ही सीमित रह गया था। क्या? बिजेंटाइन साम्राज्य कॉन्स्टेंटिनोपल तक ही सीमित रह गया था। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति पूरी तरीके से बढ़ा ली थी। यह ऑटोमनों की बढ़ती ताकत और रणनीति को दर्शाता था। याद रखिए कि ऑटोमन ने जब अटैक किया कॉन्स्टेंटिनोपल पर या वेजेंटाइन साम्राज्य पर, तो उनके पास एक सेना थी जिसको जनीसरी सेना कहते हैं। यह एक पेशेवर और अनुशासित पैदल सेना होती थी। ये पैदल सेना थी, जनीसरी सेना अनुशासित होती थी। इस्लामी न्याय प्रणाली, मिलेट प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती थी। साम्राज्य का प्रशासनिक तंत्र कुशल था। ये आपको सब कुछ जो है ऑटोमन साम्राज्य के बारे में बताया जा रहा है। प्रारंभिक 15वीं शताब्दी में ऑटोमन प्रभाव का महत्व। ऑटोमनों का उदय ईसाई यूरोप के लिए बड़ा खतरा माने जाने लगा। चूँकि आपने देखा कॉन्स्टेंटिनोपल पर किस प्रकार से या वेजेंटीन साम्राज्य पर किस तरीके से ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया था। इससे यूरोप में धार्मिक और राजनीतिक एकता लाने के प्रयास तेज हुए। तो जब बाहरी कोई आक्रमणकारी आता है तो लोग क्या होते हैं, संगठित हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। तो इसके कारण यूरोप में जो धार्मिक और राजनीतिक एकता थी उसका प्रयास तेज होने लगे। ऑटोमन साम्राज्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मध्य शक्ति संतुलन को चुनौती देने वाला बन गया। ये तीनों जो कॉन्टिनेंट थे इनके बीच में आ रहा था, एशिया के बीच में, यूरोप के बीच में और अफ्रीका के बीच में। तो इस प्रकार से ये स्लाइड्स यहीं समाप्त हुई हैं और ये यहीं पर आपका ये टॉपिक समाप्त होता है।